Hello, students. I, Lokesh Seni, welcome you all once again to the Shankar IAS Academy. So, here we are in our daily current affair analysis series. So, today's topic we'll discuss. Before that, please like, comment, and share our YouTube channel and press the bell icon as well. And from 20th February, we're going to start our batch second, in which you'll get 54 tests. Okay, so for more information, you can contact on 9003919030. Now, today's topic would be, for the discussion would be, first we'll discuss about the Salimgarh Fort. In second topic, we'll discuss about the AI and caste biases in India. And third topic, we'll discuss about the Supreme Court on the transfers of, cases matters between the High Court. And fourth point, we'll discuss about the Nicobar project and its concern. And fifth topic, as you all know, we discuss about the various 2, 3 topics which are relevant in the current affairs. Now, the Salimgarh Fort, just the position of the captivity and independence. New Delhi, the capital of India, has an illustrious history and its landscape. आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे जो हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो रेड फोर्ट हो, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे वो बहुत सारे टॉम्ब्स हैं दिल्ली के अंदर. तो बहुत सारे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं that have time, and the Salimgarh Fort is one of the such timeless monument offering glimpses into the city's historical legacy. Right, it stands tall on the northern eastern side of the colossal Red Fort predates also the Salimgarh Fort. तो अब सलीमगढ़ फोर्ट के बारे में हम जरा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1546 के अंदर. सलीम शाह सूरी, जो इस्लाम शाह सूरी सन था, शाह सूरी का सन था, टू सिक्योर हिज रूल अगेंस्ट द पॉसिबल मुगल रिटर्न. उनको ये डर था कि मुगल रिटर्न मतलब मुगल रूल की वापस ना आ जाए उसके अगेंस्ट. तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज तो ये है कि जो है सलीमगढ़ फोर्ट का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, दैट इज इन 1546. और इसको स्टैब्लिश किया किसने? सलीम शाह सूरी ने, जो कि किसका लड़का था? शेर शाह सूरी का. मुगल एंड ब्रिटिश एरा सीज्ड बाय द हुमायूं इन 1555. मुगल और ब्रिटिश एरा ने सीज्ड किया बाय हुमायूं इन 1555 एंड रीनेम्ड द नूरागढ़. इट रोज इंपॉर्टेंस व्हेन शाहजहां बिल्ट द नियर रेड फोर्ट. एक्चुअली शाहजहां ने इसके बगल में जो है रेड फोर्ट जब बना दिया तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई. प्रिजन फेस टर्न्ड इनटू जेल बाय औरंगजेब. फिर इसने औरंगजेब ने इसको जेल में कन्वर्ट, जो बड़े बड़े लोग थे उन लोगों को डिटेन करके यहाँ जेल में डालता था, जिसमें उस वक्त के जो बड़े लोग थे जैसे कि मुराद बख्श है एंड जेबुन निसा है. द ब्रिटिश लेटर इम्प्रिजन द इंडियन नेशनल आर्मी. जो आईएनए के ऑफिसर्स थे 1945, आईएनए की जो मिटनी हुई थी उन लोगों को भी इसी जो जगह है वो जेल में डाला गया था. Entrance to the Salimgarh Fort. This is the entrance to the Salimgarh Fort, or this is also known as the Bahadur Shah Gate. Architecture, the strategic layout, triangular plan with a massive rebel Macaroni walls rounded by the bastions. Natural protection है, original stood on the Yamuna Island. ठीक है, यूजिंग द रिवर एंड अरावली टेरेंस एज अ डिफेंस. जो अरावली की जो टेरेंस है, दे वर्कड एज अ डिफेंस ऑन दिस. और बगल में ही यमुना जो है वो बहती है. की फीचर्स क्या है? बहादुर शाह गेट, जो मेन रेड स्टोन एंट्रेंस बिल्ट अंडर द बहादुर शाह जफर. इसका जो मेन गेट है वो बहादुर शाह जफर ने बनाया था रेड सैंडस्टोन से. और आर्क्ड ब्रिज भी है इसके अंदर, जो हिस्टोरिक लिंक करता है रेड फोर्ट को, लेटर सप्लीमेंटेड बाय द मॉडर्न फुट ब्रिज. एंड जेल बैरिक्स, मैंने आपको बताया था कि इसको बहुत सारे लोगों ने, चाहे औरंगजेब हो या बाद में ब्रिटिशर्स हो, उन्होंने इसको यूज किया था एज अ जेल टू डिटेन द पीपल. दिस इज द फोर्टिफिकेशन. आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं. राइट, किलाबंदी जिसको हिंदी में कहते हैं. दिस इज द जेल, कारागर. एंड दिस इज द ट्राइपोलिया ब्रिज. राइट, ये हो गया आपका रेड फोर्ट, और ये आपका हो गया ये वाला स्ट्रक्चर सलीमगढ़ फोर्ट जिसको कहते हैं. और बीच में दिस इज कॉल्ड ब्रिज. राइट, उस जमाने में ये दैट इज दिस इज यमुना. Government initiative and recognition, why it became important, because इसको
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्टेटस जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, नेशनल इंपॉर्टेंस इन 2002। और 2007 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसके अंदर भी इसको इंक्लूडेड कर दिया गया था, इंक्लूडेड इन द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। इसको रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जो है इंक्लूड कर दिया गया था। नाउ इट इज बीन द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूडेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। सो दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स इज इंक्लूडेड इन द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। ऑफ कल्चर ने सेटअप किया है स्वतंत्रता सेनानी सम्राट 1990 इन द 1995 टू ऑनर द आईएनए हीरोज। 1995 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने क्या किया, इस जगह को स्वतंत्रता सेनानियों की, क्योंकि ये जेल थी, आपको मैंने बताया इंडियन नेशनल जो इंडियन नेवी थी उनके लोगों को इम्प्रिजन करने के लिए यहाँ पे काम आया था, तो इस वजह से इसको स्वतंत्रता सेनानी सम्राट बना दिया, स्मारक बना दिया, दैट इज प्लेस। कंजर्वेशन maintained by the Archaeological Survey of India through the Scientific Preservation and Comprehensive Conservation Management Plan, that is known as CCMP. So this is being right now this is being maintained by the ASI of India, Archaeological Survey of India is जो है historic, this is also part of UNESCO World Heritage Site, इसको protect कर रही है। Now consider the following statement with regarding to the Salimgarh Fort. It was constructed by the Salim Shah Suri in the 16th century to strengthen the Sur Empire against the Mughal expansion. Okay, it was originally built adjacent to the Red Fort by the Shah Jahan. Okay, it included as the part of Red Fort complex in the UNESCO World Heritage Site. So first and third will be the correct answer, right? It was originally built adjacent to the Red Fort by the, नहीं, रेड फोर्ट इसके एडजेसेंट में बना था, ना कि ये उसके एडजेसेंट में बना था। पहले ये बना, उसके बाद रेड फोर्ट को इसके एडजेसेंट में बनाया गया, right? Now, second topic would be the AI and the caste biases in India. AI knows how caste works in India. Here's why that's a worry. When Usha Banchal, Pinky Ahirwar, the two names that exist only in the research prompt, were presented to the GPT-4 and alongside a list of professions, AI did not hesitate. The scientist, dentist, and the financial analyst went to Bansal. Manual scavenger, plumber, and construction worker were assigned to the Ahirwar. सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उषा बंश वन की एआई ने जो है जो फाइनेंशियल वाले जो काम है, साइंटिस्ट और डेंटिस्ट हैं, वो तो उषा बंसल को गए, और जो मैनुअल स्कैवेंजिंग काम है, जो प्लम्बर का काम है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो असाइन हुआ अहीरवार को। सो दिस इज वेरी ट्रेंडिंग जो चीज है, ये बड़ी वरीइंग फैक्टर है कि एआई जो है दैट आर्टिफिशियल intelligence is also biased when it comes to caste. The model has no information about these individuals beyond the names. और इस मॉडल में इनके पास नाम के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, but it didn't need any. In India, surnames carry invisible annotations, markers of the caste community, क्योंकि यहाँ पे सरनेम्स से ही कास्ट से, कम्युनिटी से, सोशल हायरार्की का अंदाजा लगाया जा सकता है। बंसल सिग्नल्स द ब्राह्मण हेरिटेज, अहिरवार सिग्नल्स द दलित आइडेंटिटी। ये जो डाटा जैसे ही इसके अंदर अप्लाई हुआ तो इसका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है कि बंसल साहब के पास तो साइंटिस्ट, डेंटिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम गया, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, मैनुअल स्कैवेंजर है, प्लम्बर का काम जो है अहीरवार के पास गया। कोर इशू जो रिसर्च स्टडीज हैं दैट शोज द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स दैट इज एलएलएम्स इनकोड द कास्ट स्टीरियोटाइप, क्योंकि जितना भी इंटरनेट के ऊपर डाटा है उनमें सरनेम लिखे हुए हैं, तो वहां पे कास्ट स्टीरियोटाइप्स, रिलीजियस रिप्रेजेंट्स बायस, सोशियो इकोनॉमिक हायरार्कीज हैं, एंड रेलेवेंट इंस्टीट्यूट जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज मेटी, इंडिया एआई मिशन 2024 ऑनवर्ड्स, और रिस्पॉन्सिबल एआई प्रिंसिपल्स नीति आयोग ने, ठीक है, एंड डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। What is the structural bias in artificial intelligence? Now, that is the important question, that what is the structural biasness in the AI? The number one is LLMs, that is large language models that convert words into the numerical vectors. जैसे ही आप कोई नंबर सर्च करते हो या नाम सर्च करते हो, that will convert into numerical vectors and that will operate in high dimensional embedding space. Concept similarity is equals to the vector proximity. तो जैसे ही किसी कास्ट का नाम डालते हो और कोई भी नेट पे रिसर्च पेपर डाला होगा या उस कास्ट के बारे में कोई वर्ड लिखा होगा कि ये वाले काम ये करते हैं, इस कास्ट को ये, तो वो ऑटोमेटिक रिजल्ट शो करेगा। स्ट्रक्चरल बायसनेस भी है, सर्टेन कास्ट आइडेंटिफाइज फाउंडर क्लोजर टू द हाई स्टेटस एट्रीब्यूट्स एजुकेशन एंड प्रेस्टीज। कुछ कास्ट जो हैं वो आइडेंटिफायर्स हैं फाउंड क्लोजर, जो हाई स्टेटस है सोसाइटी में और एजुकेशनल प्रेस्टीज है। मार्जिनलाइज कास्ट आइडेंटिफाई क्लोजर टू द लो इनकम, जो मार्जिनलाइज कास्ट है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ लो इनकम, लो स्टेटस एट्रीब्यूट्स। इवन इफ द हार्मफुल आउटपुट्स आर फिल्टर्ड, अगर इवन
इफ अगर हम हार्मफुल आउटपुट्स को भी फिल्टर करें, इंटरनल स्ट्रक्चर में रिटेन द बायसनेस। की रिसर्च स्टडीज डी कास्ट स्टडी, एक इंस्टीट्यूट है आईबीएम रिसर्च, डार्टमाउथ कॉलेज, एनालाइज किया कास्ट स्टीरियोटाइप्स को जो एलएलएम्स में है, यूज्ड एज अ स्वेट, दैट इज स्टीरियोटिपिकल वर्ड एसोसिएशन टास्क और पर्सनल बेस्ड सिनेरियो आंसरिंग टास्क। रिप्रेजेंटेड बाय स्टडी है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैकेगन ने, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया, एनालाइज, उन्होंने एनालाइज किया कि देर आर 7,200 एआई जनरेटेड स्टोरीज। ठीक है, उसमें की फाइंडिंग्स आई हैं कि यहाँ पे हर चीज में बायसनेस है, वेदर इट इज रिलेटेड टू कास्ट, रिलीजन आइडेंटिफाई ओवर रिप्रेजेंटेड, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सिग्निफिकेंटली अंडर रिप्रेजेंटेड इन सम स्टेट बेस्ड सिमिलर, और जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वो भी जो है वो बहुत कम है, और कल्चरल फ्लैटरिंग भी है, ट्राइबल कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेड जर्नल जेनरिकली, लैक ऑफ ग्रैनुलर डाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेशन है, जो डाइवर्सिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन भी कम है, और बायसनेस है, दैट इज परसिस्टेंस, prompt engineering reduce bias partially, safe filters reduce the explicit harm, and structural embedding remain the bias। जो structural embedding है that will remain biased। और ये डेवलप्ड किया गया है जो इंडिया जो इंडियन कंटेक्स्ट में इंडिया का सा फ्रेमवर्क है जो कि डेवलप किया आईआईटी मद्रास ने, सेंटर फॉर रिस्पांसिबल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, और साथ में कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का एट डेलास। व्हाट इज इंडी कासा, दैट इज डाटा सेट है 2575 वैलिडेटेड सेंटर स्पेस, वो कवर्स करते हैं कास्ट को, रिलीजन को, जेंडर को, डिसेबिलिटी को, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को। मतलब ये जो इन दोनों ने मिलके ये जो प्रोग्राम बनाया है इसके अंदर डाटा सेट है 2575 का, जिसके अंदर कास्ट भी इंक्लूडेड है, रिलीजन भी इंक्लूड है, जेंडर भी इंक्लूड है, डिसेबिलिटी भी इंक्लूड, इकोनॉमिक स्टेटस भी इंक्लूड है। नाउ व्हाट आर द मेथड्स यूज करते हैं? कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग मेजर्स डेविएशन फ्रॉम द आइडियल 50-50 स्टीरियोटाइप बैलेंस, can test both open and closed AI systems. It can be tested in both open and AI closed system. Now here will be a question regarding LLMs. Consider the following statement regarding the bias in the large language model, that is LLMs. LLM represent words, concepts in numerical vector spaces called embedding spaces. Okay. Safety fine tuning completely eliminates structural bias in AI system. No. INDICASA is a framework developed in India to test socio-contextual biasness in the model. So first and third would be the first and third would be the right answer. Okay. Now in third topic we'll discuss about the Supreme Court on transfer of the matters between the High Court. आपको मालूम होगा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल जो है आर्टिकल 32 में आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी में कुछ रिट्स होती हैं जो वो जैसे मैंडमस है, आपका हैबियस कॉर्पस है, सेरिटोरी है, प्रोहिबिशन है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो केसेस को जो है वो फाइल्स को मंगवा सकता है, जो भी हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग फाइल हैं उनको सुप्रीम कोर्ट अपने सामने मंगवा सकता है। और एक और केस होता है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कैन प्रोहिबिट द हायर कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स कि यू आर आप अपने जुडिक्शन को जो है वो ओवर रीच कर रहे हो, राइट? मतलब सुप्रीम कोर्ट कैन वार्न दीज हाई कोर्ट्स एज वेल। So all high courts are equal, can't encourage practice of transferring matters from other high court to one high court, Supreme Court ने बोली है। Tuesday को orally expressed that if cannot encourage the practice of transferring petition from high court to one particular high court, a bench comprising Chief Justice of India Suryakant with Justice B.V. Nagaratna, ठीक है, and Justice Jomala Bagchi was hearing the transfer petition filed. Issue before the Supreme Court in 2026. एक petition sought transfer of GST related cases pending in multiple high courts to one single high court. एक petition आई कि GST के कुछ cases थे जो कि multiple sources, multiple courts में थे, तो वो चाहते थे कि एक सिंगल हाई कोर्ट के अंदर ये केसेस आ जाएं। एंड कंसर्न चैलेंज टू जीएसटी लेवी ऑन हॉर्स रेसिंग, ठीक है, एंड जीएसटी ऑन ऑक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया, दे रिफ्यूज टू ट्रांसफर ऑफ द केसेस, ऑब्जर्व्ड ऑल हाई कोर्ट जो हैं वो इक्वल हैं, दे वांट अगेंस्ट द फॉरम शॉपिंग क्रिएटिंग परसेप्शन ऑफ द सुपीरियर हाई कोर्ट। और इस तरह का आप ये कोई परसेप्शन जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते कि एक हाई कोर्ट सुपीरियर है, बिकॉज एवरी हाई कोर्ट इज इक्वल, राइट? आर्टिकल 139 ए जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर केसेस ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 139 ए के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो ट्रांसफर कर सकता है एक हाई कोर्ट के केस को दूसरे हाई कोर्ट के अंदर, और विड्रॉ कर सकता है केस इन्वॉल्विंग सेम और सब्सटैंशियली सेम क्वेश्चंस ऑफ लॉ पेंडिंग इन द मल्टीपल हाई कोर्ट्स।
अगर कोई मामला कुछ हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है तो उसको भी वो जो है सब्सटेंशियली विड्रॉ करवा सकता है। हाउएवर दिस पावर इज डिस्क्रिशनरी, राइट। आर्टिकल 145 ये कहता है कि जो लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। आर्टिकल 141 की ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रूल आएगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। आर्टिकल 226 भी यही कहता है कि जो हाई कोर्ट हैं उनके पास पावर है इशू करने की रिट, आई फंडामेंटल राइट भी और एनी अदर पर्पस के लिए भी। जैसे आपको पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जुडिक्शन है दैट इज नैरोअर एज कंपेयर टू द हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन जो है दैट इज सुपीरियर देन द सुप्रीम कोर्ट। वाई हाई कोर्ट का, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो रिट्स हैं उनको एंटरटेन कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट जुडिक्शन को भी एंटरटेन कर सकता है, और उसके अलावा जो अदर टाइप की रिट्स जो हैं उनको भी वो एंटरटेन कर सकता है। की कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल reinforced, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्रिएट हायरार्की अमंग द हाई कोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके का ये कोई प्रोविजन नहीं है कि ये हाई कोर्ट सुपीरियर है या लोअर है, किसी तरीके की कोई हायरार्की नहीं है। हर हाई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और सबके पास एक इक्वल स्टेटस है। और फेडरल जुडिशियली स्ट्रक्चर है हमारा, इंडिया हैज अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है एट द टॉप वी आर हैविंग द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फिर उसके बाद में वी आर हैविंग द हाई कोर्ट्स, वी आर हैविंग द हाई कोर्ट्स, और फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं हमारे पास, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जिनको हम लोअर जुडिशरी भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड सिंगल और इंटीग्रेटेड का मतलब है कि हाई कोर्ट ने आर्टिकल 141 में जो फैसला दिया वो सारे कोर्ट्स के ऊपर इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया डाइवर्जेंट हाई कोर्ट रूलिंग्स आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो डाइवर्जेंट हाई कोर्ट रूलिंग्स होती है, क्योंकि कोई हाई कोर्ट किसी चीज पे कैसा फैसला देता है, कोई कैसा, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हर एक जो जज होता है उसका एक अपना विजडम होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर, और सुप्रीम कोर्ट जो होगा दैट विल बी द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द लॉ, राइट। लेकिन अगर हर हाई कोर्ट अलग अलग रूलिंग देता है किसी मैटर पे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये हाई कोर्ट का पावर होता है कि वो किसी भी तरीके की रूलिंग दे सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? अभी ये केस क्यों न्यूज में आया? क्योंकि जीएसटी का कोई मैटर पेंडिंग था। जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल बायस, जीएसटी आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द 101 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2016। और इसने इंसर्ट किया आर्टिकल 246 ए को, ठीक है, जो कि कंकरेंट पावर में है। मतलब जीएसटी जो है सेंट्रल के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है, डिस्ट्रीब्यूट भी ऐसे ही होती है, सीजीएसटी एसजीएसटी। आर्टिकल 269 ए है जो वो इंटरस्टेट जीएसटी की बात करता है, और आर्टिकल 279 ए है जो जीएसटी काउंसिल की बात करता है। एक्शनेबल क्लेम्स हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इंक्लूड द क्लेम्स टू बी अनसिक्योर्ड डेबिट बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन एक्शनेबल क्लेम्स हैज बीन सब्जेक्ट टू द लिटिगेशन। गॉट माय पॉइंट? फिर उसके बाद है विद रेफरेंस टू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर आर्टिकल 139 सुप्रीम कोर्ट may transfer the case involving same question of law pending before the different high courts. Okay, high court in India are hierarchical ranked based on territorial size? No. सेकंड, तो जहां जहां सेकंड है वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज 100% राइट, आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। थर्ड है द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, सो इट मींस थर्ड इज आल्सो करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए। फर्स्ट एंड थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर है निकोबार प्रोजेक्ट एंड कंसर्न, ट्रबल्ड वाटर्स ऑन द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है, कंसर्न्स अबाउट निकोबार प्रोजेक्ट शुड हैव गॉट अ फेयर appraisal. Proponent controversial Great Nicobar project will be entrusted by an order from the Kolkata bench of the NGT ruling that all environmental safeguard are in place, that the potential impact of this जो Gargantuan project on the resident native population of the region is duly accounted for the project strategic utility. द पिलर्स ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट है 81,000 करोड़ रुपीस का एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी, और ये आपका जो है वो निकोबार है, आप देख सकते हो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, और यहाँ पे गालाथेया नेशनल पार्क है, ये कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, और ये है सोलर बेस्ड पावर प्लांट है जो कि 0.39 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बन रहा है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो कि सबमर्ज हो गया था पानी में 2004 के अंदर जब सुनामी आई थी। सो और ये यहाँ पे गालाथिल एक ये बे है, ट्रांसमिट पोर्ट बन रहा है 7.6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर, और ये डुअल यूज सिविलियन और मिलिट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है 8.5
ड्यूअल यूज सिविलियन मिलिट्री और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ इसके ऊपर, जो कि 8.45 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। और यहाँ पे इसी जगह पे एक टाउनशिप बन रही है विद रेसिडेंटल कमर्शियल लॉजिस्टिक डिफेंस फैसिलिटीज इन 149 स्क्वायर किलोमीटर, 150 स्क्वायर मतलब लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये एरिया बन रहा है। और ये टोटल प्रोजेक्ट 81,000 करोड़ का है। और ये इंडियन ओशियन में हमारे को बहुत मजबूती देगा, क्योंकि यहाँ देखो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि सिविलियन यूज भी कर सकते हैं, मिलिट्री यूज भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ ट्रांसमिट पोर्ट भी बना रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट भी हम बना रहे हैं। और यहाँ पे हम टाउनशिप भी बना रहे हैं विद रेसिडेंशियल कमर्शियल लॉजिस्टिक एंड डिफेंस फैसिलिटी दैट विल बी कवर्ड इन द 150 स्क्वायर किलोमीटर्स। रिसेंट रूलिंग है, कोलकाता बेंच ने रूल किया, द एनजीटी रूल्ड दैट द एनवायरमेंटल सेफ गार्ड आर इन प्लेस। कोलकाता बेंच ऑफ द एनजीटी ने रूल किया है कि जो एनवायरमेंटल जो जितने भी सेफ गार्ड्स हैं वो अपनी जगह हैं। और इसको एक्सेप्ट किया है द गवर्नमेंट्स अप्रेजल प्रोसेस, इसने एक्सेप्ट कर लिया है। हेल्ड दैट द स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी जस्टिफाई द लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपेरेंसी। और इसने ये बोला है कि जो स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी है वो जस्टिफाई करती है लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपेरेंसी। Challenge before the NGAT, legal battle in GNP, Ashish Kothari and other challenge the 2022 environmental clearance। एलिज उन्होंने ये कहना है कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसका वायलेशन किया है। 2019 का जो एक्ट था, वीक इन्वायरमेंटल डाटा, कोरल डैमेज होगा इससे, शोरलाइन इरोज होगी और वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आशीष कोठारी ने जो चैलेंज किया था 2022 में कि गवर्नमेंट जो है वो ICRZ 2019 जो है उसका वायलेशन कर रही है। कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है, इसके कारण जो है वहाँ पे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ की कोरल जो है वो डैमेज होंगी, वहाँ का शोरलाइन इरोजन होगा और वहाँ वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हाई पावर्ड कमिटी है HPC, फाउंड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन 2023, दैट इज NGT। हाई पावर्ड कमिटी है फॉर्म्ड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन द NGT, चेयर्ड बाय द लीना नंदन। ये चेयर्ड हु इसको चेयर किया लीना नंदन ने। रिपोर्ट नॉट मेड फुल्ली पब्लिक एंड सेंट्रिक साइटेड स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंशियलिटी। ये हाई पावर्ड कमेटी है जो फॉर्म की थी NGT ने 2023 के अंदर, जिसको लीना नंदन ने चेयर किया। और ये रिपोर्ट नॉट मेड, इस रिपोर्ट को अभी पब्लिकली नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियली NGT ने रूल किया है कि अपील्ड कि भाई सारे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है। और ये भी कह रहा है कि ICRZ का कोई भी जो नॉर्म्स है वो ये प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी चीज को वॉयलेट कर रहा है। और कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में भी ये कहा गया है कि कुछ कुछ चीजें जो हैं वो स्ट्रैटेजिकली देश के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो कुछ चीजों का खुलासा नहीं भी हो रहा है, तो दैट विल कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इस लोकेशन के लिए। एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने रेज किया है सीरियस ऑब्जेक्शंस, फेलिंग 9 लाख ट्रीज अक्रॉस 130 स्क्वायर किलोमीटर, की 9 लाख पेड़ों को गिराया जाएगा इस 130 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और इससे थ्रेट पैदा होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, और इम्पैक्ट पड़ेगा लेदर बैक टर्टल नेस्टिंग साइट्स को, जो लेदर बैक टर्टल होता है नेस्टिंग साइट को, और डैमेज होगा कोरल इकोसिस्टम। तो ये सारी चीजें इसके डिसएडवांटेज भी हैं। इस प्रोजेक्ट को जो मंजूरी मिली है उससे यहाँ का जो कोरल सिस्टम है वो भी जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। एंड ट्राइबल लाइफ में भी आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया गया है ऑलरेडी। और यहाँ पे आपको पता है इंडिया में 75 PVTG हैं, बहुत सारे जो हैं शोम्पेन वगैरह ये सब ट्राइबल हैं, इसी एरिया में रहते हैं, ठीक है। निकोबारीज ट्राइबल काउंसिल वर प्रेशर टू साइन सरेंडर सर्टिफिकेट्स, और इन लोगों को प्रेशर किया गया है कि आप जो है वो सरेंडर करो अपनी जमीन को, ठीक है। मेजर्स फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिश किया HPC फाइंडिंग, इंश्योर किया इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल ऑडिट्स को। और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ कोरल रीफ, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी कोरल रीफ की, टर्टल नेस्टिंग साइट्स की, और शोरलाइन इरोजन की, और हैबिटेट रिस्टोरेशन, ठीक है। ट्राइबल राइट्स, किसी भी तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, इंश्योर करें फ्री एंड प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, रेगुलेटरी ओवरसाइट होनी चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए NGT का, और डिजास्टर रेजिलेंस, कि किसी भी तरीके का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से किसी भी तरीके का इकोसिस्टम है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, सो दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी टू मेक इट डिजास्टर रेजिलियंस। नाउ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है 15 मार्क 50 वर्ड का, कि जो एक ग्रेट निकोबारी प्रोजेक्ट है इसने ट्रिगर कर दिया है
एक डिबेट की इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल और ट्राइबल राइट और स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव डिस्कस करना है हमें की इन्वायरमेंटल लीगल कंसर्न जो हैं वो इस इशू से रिलेटेड हैं, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, और कैसे इंडिया बैलेंस करेगा इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन को विद अ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव, कि कैसे हम अपनी इन्वायरमेंट को भी बचा सकें और सस्टेनेबल तरीके से, और हम स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट भी कर सकें, राइट। फिर उसके बाद hedging in the international relation position, it falls between balancing the resisting stronger power and bandwagging alignment nature not clearly defined but generally understood with a mix of selective engagement, limited resistance, partial allows to state to cooperate economically with the potentially adversarial power of the simultaneously preparing possible diplomatic of military confrontation, right? So dual track strategy है, working rivalry where beneficial, quietly building strength to counter them if needed. इस एरिया में actually we wanted to counter the China. So ये area very close to the Indo-Pacific also. So this area is very important. That is why we opened the civilian and military use also. फिर सेकेंड टॉपिक है बायो बेस्ड केमिकल्स हैं। जो बायो बेस्ड केमिकल्स हैं ये डेराइव किया है हमने बायोलॉजिकल फीड स्टॉक से, सच एज शुगर केन, कॉर्न स्टार्च, जो इस तरह की बायोमासेस रेसिड्यूज होते हैं उनसे हमने बायो बेस्ड केमिकल बनाया है। किस किस से? खास करके शुगर केन, कॉर्न एंड स्टार्च। प्रोसेस है टिपिकली प्रोड्यूस्ड थ्रू द फर्मेंटेशन, ये ज्यादातर फर्मेंट होते हैं, और एंजाइमेटिक मेथड से। और बायो बेस्ड एंजाइम्स होते हैं नेचुरली सोर्स्ड एंजाइम्स फ्रॉम माइक्रोब्स प्लांट्स अप्लाइड इन द बायोफ्यूल फूड प्रोसेसिंग टेक्सटाइल, ठीक है। और एग्जाम्पल हैं, इट इंक्लूड ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड है, बायो एल्कोहल है, सॉल्वेंट है, सरफेक्टेंट्स है, इंटरमीडिएटरी यूज्ड इन प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। और ये सारी चीज़ हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ये हम प्लास्टिक में यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटिक में यूज़, प्लास्टिक में यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटिक में यूज़ कर सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल में यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज वाई बायो बेस्ड केमिकल डेराइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल फीड स्टॉक सच एज शुगर केन, कॉर्न स्टार्च एंड बायोमास रेसिड्यूज। सो सिग्निफिकेंस है बोथ रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इससे रिड्यूस होगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी, सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, और प्रोवाइड करेगा अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल बेस्ड केमिकल्स, और ये प्रोवाइड करेगा अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल बेस्ड केमिकल्स को। इंडियाज पोजीशन इन बायो बेस्ड केमिकल एंजाइम्स है, ठीक है। लार्ज एग्रीकल्चर बेस है, स्ट्रॉन्ग फर्मेंटेशन एक्सपर्टाइज है, फार्मा वैक्सीन एक्सपेंडिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रायोरिटाइज करेगा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डीबीटी। की प्लेयर्स हैं इसमें पराज इंडस्ट्री, गोदरेज इंडस्ट्री, गोदावरी बायो रिफाइनरीज, ये जो हैं वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। और इससे एंजाइम सेक्टर विल बी कंसोलिडेटेड विद टॉप प्लेयर्स होल्डिंग 75% ऑफ द market share. Now there is a question, bio based chemical are best described as chemicals that are biodegradable irrespective of their source. They are produced only through microbial fermentation, okay, are free from carbon emission during the production, and are derived wholly or partly from the renewable biological sources such as the biomass. So the correct option would be it are produced through only microbial fermentation, only through the microbial fermentation. So are the free from the carbon emission? I think B or D would be the answer. D is the correct answer. They are derived wholly or partly from the renewable biological, because वो उन्हीं सोर्सेस से जो बनते हैं जिन सोर्सेस से हम चीजों को रिन्यूएबल कर सकते हैं, राइट, जो दोबारा बन सकती है। So please like, comment and share. This was for the whole class today. Thank you so much. Keep watching Shankar IAS Academy.